नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। वो दंगल देख रहे थे। चलो माना भी कि कार में थे, तो भी उनके आर्डर पर ड्राइवर ने किसानों को नहीं कुचला। इसका सबूत भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बचाव पक्ष के वकील ने ऐसी दलीलें देकर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बेल तो दिलवा दी है, लेकिन रिहाई अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि मोनू मिश्रा की रिहाई में पेंच फंस गया है। मंथन में बात आज इसी पर, रिहाई पर पेंच। उत्तर प्रदेश का एक जिला लखीमपुर खीरी और वहां का तिकोनिया इलाका 3 अक्टूबर को 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचलकर मार डालने की घटना के बाद पूरे देश में चर्चा में आ गया था। इसे लखीमपुर खीरी कांड के नाम से पूरे देश में कुख्यात हुआ और इसके मुख्य आरोपी बने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू। कल लखनऊ खंडपीठ, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू को जमानत तो दे दी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, बल्कि कुछ ज्यादा ही हो गया है। रिहाई अभी तक हो नहीं पाई है। मोनू खुली हवा में सांस नहीं ले पाया है। मोनू के अलावा 13 अन्य अभियुक्त भी इस मामले में जेल में हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वकीलों ने इस मामले में, वकीलों ने जो कोर्ट में अर्जी दी या जो देनी पड़ेगी, उसके बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के मामले में हाई कोर्ट में संशोधन पत्र डाल भी दिया गया और जमानत आदेश में भूलवश 302 और 300 और 120 बी यानी साजिश की धारा का उल्लेख नहीं है। ये भूलवश क्यों? अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो पुराना मुकदमा दायर हुआ था, जो पुराना मुकदमा पुलिस ने, लखीमपुर खीरी की पुलिस ने 3-4 दिनों बाद तो आशीष मिश्रा और मोनू को वीवीआईपी तरीके से बुलाया गया पूछताछ के लिए। उसके बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब मुकदमे में क्या लिखा गया था कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था 304 का, और तमाम धाराएं जो थी बहुत हल्की धाराएं लगी थी, और कुल मिलाकर ये एक ऐसा मामला था कि शायद पहली ही दूसरी सुनवाई में ही उनकी बेल हो जाती। लेकिन इस पूरे मामले की जो जांच कर रही एसआईटी कर रही थी, अभी भी कर रही, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में, जो 5000 पेज की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, 5000 पन्ने की बताई जा रही, बल्कि उसमें एसआईटी ने कहा कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू इस मामले में लगातार वहां गाड़ी में मौजूद थे। जो थार जीप के दृश्य हम दिखा रहा हूं, ये मोनू है जेल जाते हुए, पुरानी तस्वीरें हैं, फाइल तस्वीरें हैं उस वक्त की। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जब एसआईटी ने धाराएं बढ़ाई, 302 की धारा बढ़ा दी और तमाम तरीके से धाराएं बढ़ा दी, और एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में इस बात को तस्दीक किया और बाकायदे तथ्यों के साथ में तस्दीक किया और कहा कि भाई कोई गैर इरादतन मामला नहीं है, ये बाकायदे इरादाए कत्ल था, और कत्ल करने के इरादे से मंत्री के बेटे ने, बल्कि कुचल कर मार डालने के इरादे से मंत्री के बेटे ने किसानों पर जीप चढ़ाई, 4 किसान मारे गए, एक पत्रकार भी मारा गया। ये पूरा मामला एसआईटी की जांच रिपोर्ट में एक तरीके से जो एफआईआर थी उसको संशोधित किया गया। मामले को संशोधित करते हुए कोर्ट से परमिशन लेकर इस मामले को जो धाराएं संशोधित की गई, वहां सीजेएम के कोर्ट को इस संज्ञान में लाकर बताया गया कि भाई धाराएं संशोधित कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये मामला था। जमानत जो लोअर कोर्ट में थी 3-4 बार निरस्त हो चुकी थी। हाई कोर्ट में अपील कर रखी थी टेनी के पक्ष ने कि भाई उनके बेटे को जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन जब कल जमानत हो गई तो सभी अवाक रह गए कि भाई इतने संगीन हीनियस मामले में, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जो द्वारा गठित एसआईटी ही कह रही कि भाई मोनू मिश्रा ने कुचल कर मारा, जमानत कैसे हो गई?
क्या अभियोजन पक्ष मिल गया? क्या अभियोजन पक्ष ने मंत्री के पक्ष में अपने आप को सरेंडर कर दिया? जो न्याय जिनको मिलना चाहिए था, क्या उनकी आगे से न्याय घसीट लिया गया, छीन लिया गया? ये सारी बहुत सारी बातें हैं। और जब इस पूरे मामले की तह में गए तो पता चला कि जो जस्टिस राजीव सिंह ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और जो जमानत दी गई वो पुरानी एफआईआर पर जमानत दी गई। जब ये पुरानी एफआईआर के आधार पर जो जमानत के लिए जब ये बेल बॉन्ड लखीमपुर पहुंचा तो वहां देखा गया कि भाई इसमें 302 120 की धाराएं नहीं है, तो मामला यहीं लटक गया। अब जो कुल मिलाकर जो हमारे पास जानकारी आ रही कि पूरा पेच फंस गया है। एक पक्ष है कि क्या ये पेच फंस गया है या जानबूझकर ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है मोनू मिश्रा को बचाने के लिए। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि पुरानी धाराओं में पहले जमानत कराई गई, बेल बॉन्ड के लिए वहां गई, वहां से आपत्ति लग कर आई। अब यह खबर है कि सोमवार को टेनी का पक्ष यानी बचाव का पक्ष हाईकोर्ट में एक दरखास्त देगा, उसके आधार पर यह बात उसमें यह ग्राउंड दिया जाएगा कि भाई भूलवश ऐसा उनकी तरफ से जमानत की जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें ऐसा हुआ है, और उसके बाद फिर पूरे मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी। तो क्या मोनू मिश्रा को जमानत दिलाने के लिए यह रास्ता अपनाया गया कि भाई आप पूरे मामले में, पुराने मामलों में तो आप जमानत दे ही चुके हैं, एक मामला है इसमें कोई सबूत नहीं है, तो क्या एक ये बाकायदे स्ट्रैटेजी है अभियुक्त पक्ष की तरफ से, या जिन लोगों ने किसानों को कुचल कर मारा ये क्या रणनीति है? ये अपने आप में एक प्रश्न है। अब एक आपको वीडियो दिखाते हैं जहां अजय मिश्र टेनी, आप इस गाड़ी में अजय मिश्र टेनी हैं और वो बाकायदे स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भाई किसी के हंसने मुस्कुराने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है, बल्कि मुस्कुरा भी सकते हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट नकली है या असली है ये बात अलग है। दरअसल पत्रकारों ने बेटी की जमानत पर सवाल पूछा, ये मामला फिर वही है जब पत्रकारों का कॉलर वालर इन्होंने घसीटा था, गरियाया था शुद्ध यूपी की भाषा में। तो अब इस बार पत्रकारों ने कहा भैया दूर से पूछो, टेनी महाराज से सवाल गाड़ियों में रहने दो, नहीं पता चला कि कहीं फिर लात जूता गाली गलौज शुरू कर देंगे। तो जैसे ही सवाल पूछा तो मुस्कुराते हुए महाराज निकल गए। जमानत पर सवाल पूछा तो वो जवाब में उन्हें स्माइल मिली। खैर ये तस्वीरों के बहुत सारे मायने लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। उनके चेहरे में अभी भी दम्भ झलक रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नजर नहीं आता है। अब इस पूरे मामले में एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो हम आपको बताएंगे कि किसानों ने जो इस जमानत होने के बाद जो किसानों का पक्ष है, उनके पक्ष ने जो जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, किसान मोर्चा के दिलबाग सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई हम इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर टेनी के लड़का बाहर आ गया, जमानत मिली, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिलबाग को सुनिए। फैसला भी आया है, वकीलों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने भी कहा कि 302 जो है और 120 भी में अभी उनको जमानत उसमें नहीं मिली है। वकीलों का यही कहना है। और कोर्ट को जो फैसला किया है, कोर्ट के हम लोग खिलाफ तो नहीं जाएंगे कि लोग जो कोर्ट ने फैसला दिया सही दिया होगा। और बाकी हम लोग अभी उसको इतना हल्के मत समझिए कि उसको छूट जाएंगे। अभी छूटने वाले वो नहीं, जब तक उसमें 302 और 120 में जमानत नहीं मिलती तब तक नहीं छूटेंगे, जेल में रहेंगे। और वकील अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाए हम लोग जा सकते हैं। बाकी एसकम इनको देख रहा है और जैसा उनका कोई आगे निर्णय लिया जाता है तो हम लोग आगे बताया जाएगा। कितने अभी किसान भी कई बंद हैं? अभी 5 हमारे किसान जो हैं बंद हैं। और आप ये बताइए, जैसे किसान हमारे 5 बंद हैं और उसका जो कातिल है वो पहले छूट जाएगा, ये कैसे हो सकता है? अभी तो कातिल हमारा नहीं छूट सकता, क्योंकि किसान हमारे पहले छूटने चाहिए ना। 302 उन पे किसानों पे लग सकती है, उन पे 302 लगी हुई है, तो वो कैसे छूट सकते हैं? अभी नहीं छूट पाएंगे। कोर्ट ने जमानत दे दी है। अभी 302 में नहीं जमानत दी उनको है, कोर्ट में जमानत दी है, 302 में भी नहीं दी, 120 भी बाकी है उनकी। अभी कोर्ट उसको क्या करता है, कैसे देखता है, वो वकील साहब बता पाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता दिलबाग सिंह कह रहे हैं कि भाई हमारे किसान तो 302 में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं हुई। अब जो मुख्य अभियुक्त है, कातिल है, उसकी जमानत कैसे हो जाएगी? अरे भैया दिलबाग जी, यही तो शासन सत्ता है। आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए, कहीं किसानों के जो कुचलने के मुख्य आरोपी कहीं बाहर ना आ जाएं, फिर तो मामला कुल मिलाकर भिंडी हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में अगर कोई मामला खराब हो जाता है ना, तो वो कहते हैं कि मामला भिंडी हो गया, तो भिंडी हो जाएगा। क्योंकि हमने पूर्व में एक मामला देखा है प्रभात गुप्ता और राजू गुप्ता का, जिसमें आशीष मिश्रा के पिताजी और मौजूदा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आरोपी हैं, और उसमें आज तक नतीजा ही नहीं आया, फैसला ही नहीं हुआ उस मुकदमे में कि आखिर कातिल कौन है। तो जो ताकतवर जब सामने हो तो लड़ाई बड़ी मुश्किल होती है। खैर, चूंकि हम कोई कानूनविद नहीं हैं, कोई अधिवक्ता नहीं है, कोई बहुत सारे चीज़ों के विद्वान नहीं हैं, तो इन जो तमाम सारे सवाल उनकी रिहाई को लेकर, जमानत को लेकर, धाराओं को लेकर जो उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जानी मानी अधिवक्ता और लंदन से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर पीएचडी करने वाली संचिता आइन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका के न्यूज़ पर। नमस्कार। आपने ये पूरा मामला देखा होगा, तमाम मानवाधिकारों की लड़ाई आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने डॉक्टरेट की है, ये जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि जो आपके साथ जुड़ रही हैं संचिता जी, वो बहुत मानवाधिकारों पर उनकी विशेषज्ञता है और सुप्रीम कोर्ट की तो जानी मानी अधिवक्ता हैं ही। तो बहुत स्वागत है, आपने समय दिया हमें, बहुत अभिनंदन आपका। इस पूरे मामले में संचिता जी, अगर देखा जा रहा है तो ये क्या मसला क्या है, अभी तक आपने देखा होगा, वास्तव में हमें भी समझाइए और हमारे दर्शकों को समझाइए। मैं आपको सुनूंगा आज। हुआ यूं कि जब एफआईआर दर्ज हुई 2009 जो एफआईआर है या 219 एफआईआर है, नंबर 219 जो है वो हुई, ये इन्फॉर्मेंट ने ये बताया जो कि मिस्टर मिश्रा और भी अन्य लोगों ने जो है ये जो भी आपको पता जो सब कुछ किया, मगर उसमें ये लिखा कि एक इंसान की मौत भी। संचिता जी से शायद निर्बाध संपर्क नहीं हो पा रहा है। संचिता जी से शायद निर्बाध संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। संचिता जी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही थी, लेकिन वो दर्शकों तक सीधे नहीं पहुंच रही, हम तक भी नहीं सीधे पहुंच रही। लेकिन ये सभी का सवाल है, कुल मिलाकर सभी लोग इस बात को कहने कि भाई टेनी का लड़का कैसे छूट सकता है, जब किसान जिनको कुचल कर मारा, उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी इस बात को कह रही है, या तो फिर एसआईटी झूठी है। और एसआईटी किसके बिहाफ पर काम करती है? सरकार के बिहाफ पर काम करती है। तो क्या सरकार दुराग्रही है कि टेनी के लड़के को फंसाना चाहती? ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है ना मामले में। और ऐसे प्रकरणों में, ऐसे मामलों में अगर ऐसे प्रकरण में, ऐसे मामलों में अगर इस तरह जमानत हो जाए और बाकायदे जो आरोपी पक्ष है जिसने बिल्कुल डंके की चोट पर अपराध किया हो, ऐसा आरोप है, तो फिर कानून का क्या होगा, समाज का क्या होगा? नेटवार और नेटवर्क, चुनाव का माहौल है उधर। मुझे लग रहा है कि जो ये मोबाइल कंपनियां हैं ना, ये बयाना लंबा ले लेती हैं, लेकिन उतनी इनकी बैंडविड्थ या इनकी जो स्पेक्ट्रम का मामला है ना, वो थोड़ा खरीदती हैं, ज़्यादा बेचती हैं। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि संचिता जी देश की जानी मानी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, और लंदन से उन्होंने मानवाधिकारों में पीएचडी की, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों में डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर संचिता आइन। उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमने अपने सहयोगियों से कहा कि भाई उन्हें फ़ोन पर जोड़ा जाए, चूँकि इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रोशनी वो डाल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, बार बार जो हमारे दिमाग में आता है कि भाई 3 अक्टूबर को ये घटना होती है, उसके बाद 4 महीने में क्या जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य अभियुक्त है, वो क्या बाहर आ जाएगा? उनके पिताजी बाकायदे मुस्कुराते घूम रहे हैं। कई लोगों ने आज दिन भर तमाम तरीके से लोगों से हमारी बातें हुई, लोगों ने कहा भाई देखो, अपने अपने तरीके से लोगों को बताने का तरीका है, उनका अंदाज है, अपने तरीके का लोगों का विश्लेषण है। कई लोगों ने यह भी कहा कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव ओवर हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी क्या हालत है और क्या वो कितनी सीटें ला रही है। तो मध्य उत्तर प्रदेश जो खाटी, जो कनवजिया इलाका है, जहाँ कनवजिया ब्राह्मण ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और टेनी पूर्वांचल में भले रह रहे हैं, लखीमपुर खीरी थोड़ा तराई का इलाका, पूर्वांचल भी नहीं है, तराई का इलाका है, वहाँ रह जरूर रहे हैं, लेकिन टेनी और उनका परिवार कनपुरिया है, यानी ये कनवजिया ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण का भी समीकरण आज लोग मुझको दिन भर बताते रहे
कि सेंट्रल यूपी से लेकर पूर्वांचल तक भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का वोट लेना है, इसलिए सरकार के लिए जो सरकारी पक्ष है, यानी जो पीड़ित पक्ष के साथ जो सरकारी पक्ष खड़ा है, अभियोजन पक्ष है, उसने ऐसा कमजोर तरीके से इस मामले को जमानत का विरोध किया कि उनकी जमानत हो गई। खैर, ये अपने अपने नजरिया है, अपने अपने कहने का तरीका है, चुनाव है, कोई कुछ भी कहता रहता, तमाम लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। संचिता जी एक बार फिर जुड़ गई हैं। संचिता जी, चूंकि कहीं इंटरनेट की समस्या है और ये देशव्यापी समस्या है, हम आप क्या कह सकते हैं इस विषय पर, आप जो रोशनी डाल रही है उसे कंटिन्यू करिए। जी, तो मैं ये बता रही थी कि जो 219 एफआईआर जो दर्ज हुई है मिस्टर मिश्रा के अगेंस्ट, उसमें ये लिखा गया था कि एक इंसान की मृत्यु भी हुई है गोली से। जी, ठीक है, लेकिन जब उस पे जो एफआईआर दर्ज हुई वो उस वक्त 302 नहीं लगा था, जैसा कि आपने भी बताया कि एसआईटी ने बाद में जोड़ा है। जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं विटनेसेस के, उसमें 302 आ रहा है। मगर परेशानी ये हुई कि चूंकि उन्होंने कहा था कि गोली लगने से हुई है और वो गोलियां जो है वो मिस्टर मिश्रा चला रहे थे, तो लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें गोली लगने से मृत्यु नहीं निकल के आ रही है, कुचल के मौत हुई, एक्सीडेंट से मौत हुई है, ये निकल के आ रही है, गाड़ी लगने से मौत हुई है, ये निकल के आ रही है। तो कोर्ट ने इसी पर पूरा जो है रिलाय किया कि इन्होंने तो कहा कि गोली चली है, गोली चलाई है, गोली चलाई होगी उन्होंने, फोरेंसिक की रिपोर्ट ये दिखाती है कि उस बंदूक से गोली चली है, मगर चूंकि बंदूक की गोली से मौत नहीं हुई है, ये टेक्निकल चीज है, और चूंकि गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहे थे, तो उस वजह से अभी इस स्टेज पर बेल मिली है। और मुझे लगता है 302 के तहत भी एक टेक्निकल चीज बस आ गई है, पर उनको मुझे लगता है बेल तो मिल जाएगी एक बार जब इस ग्राउंड पे बेल मिल चुकी है तो। मगर उसके बाद जो है और ये बहुत ही टेक्निकल चीज है कि 302 पे एफआईआर इनके खिलाफ होती ही नहीं है दर्ज, और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ हो जाती है। और जैसा कि किसी ने बताया कि वो लोग भी अभी जेल में हैं, तो अब उनको मिलती है कि नहीं, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि वहां पर अगर आप विटनेस स्टेटमेंट्स पे रिलाय करके उनकी बेल खारिज करते हैं, तो वो एक बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति है, जो कानून में जो थोड़ा बहुत कानून के साथ हम लोग रोज खेलते हैं, ये उसका नतीजा है। दान ये कहना कि प्रोसिक्यूशन मिल गई या कुछ ऐसा, उसको जब आप ऑर्डर को पढ़ेंगे तो वो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा बेल मिलने में उनको आसानी हो गई है, ये थोड़ी सी खींचतान के चक्कर में थोड़ी सी आसानी हो गई है। हाँ, मगर जब चार्जेस फ्रेम होंगे तो ऑफ कोर्स वो 302 के ही होंगे, जो लॉ कहता है उस हिसाब से 302 के ही होने चाहिए इसमें चार्जेस फ्रेम, क्योंकि जो मैक्सिमम जो इंसान को जिस चीज के लिए वो दोषी ठहराया जा सकता है, चार्जेस हमेशा उस पर ही फ्रेम होते हैं। संचिता जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ, बस कुछ 40 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। जो फायर आर्म इंजरी की बात शुरुआत में आई थी वो पोस्टमार्टम में ही खारिज हो गई थी। शुरुआत में कहा गया था कि भाई गोली लगने से एक किसान रोशन सिंह की मौत हुई, वो खारिज हो गया था। एसआईटी ने बाद में कहा कि भाई जब एसआईटी ने दोबारा जब रिपोर्ट दाखिल की, जब अपना सीजीएम के यहाँ उसने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहा कि टेनी मिश्रा के बेटे वहाँ मौजूद थे, और जो 302 एसआईटी ने लगाई है वो कुचल कर मारने की लगाई है, ना कि फायर आर्म इंजरी की बात उसमें हुई है। तो 302 उन्होंने कहा कि कुचल कर, जानबूझकर, इरादतन, ना कि गैर इरादतन। जो पहले एफआईआर में उन्होंने कहा था कि गैर इरादतन हत्या है, वो एसआईटी ने पलट दिया, 120B भी लगाई और कहा कि इरादतन हत्या है और उनका इरादाए कत्ल था, ना कि गैर इरादतन। तो और जो बचाव पक्ष है संचिता जी, उसने मुझे लगता है कि जो बाद में एफआईआर संशोधित की गई है वो हाईकोर्ट के समक्ष रखा ही नहीं वो मुझे लगता है कि बेल ही नहीं होती। ये बिल्कुल हुआ। अगर 120B पे आर्ग्यूमेंट होते
तो शायद थोड़ा सा लगता भी कि हाँ ये सारी चीजों पे जो है कंसिडर किया हाई कोर्ट ने और फिर डिसीजन दिया। पर आप वहां पर सही हैं कि प्रोसिक्यूशन ने कहीं पर भी उसका जिक्र भी नहीं किया कि 120B भी है इसमें, कि अगर कोई ड्राइवर ऐसे चला के जाता है तो क्या वो ये नहीं मानना चाहिए कि जो इंसान बैठा है उसके बगल में उसने उसको कहा होगा कि ऐसा करो, क्या तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है ये सारे दिए ही नहीं गए। तो अगर प्रोसिक्यूशन चाहे इस वक्त तो इसमें वो मॉडिफिकेशन के लिए ये सारी चीजें वो करके फिर से तब्दीली लाने के लिए। संचिता जी, जो बेल बॉन्ड के लिए, उनकी रिहाई के लिए जो बेल बॉन्ड भरने के लिए जब हाई कोर्ट ने भेजा वहां पे, तो बेल बॉन्ड जब भरने से पहले ही जो लखीमपुर में ये कह दिया गया कि भाई इस धाराओं में जमानती नहीं हुई है, जिस धारा में ये व्यक्ति अंदर बंद है तो जमानत, इसको रिहाई कैसे होगी, रिहाई का परवाना कैसे जाएगा, ये तमाम बातें आई और इसी वजह से उनको आज उनकी रिहाई नहीं हो पाई। सोमवार को मुझे लगता है कि वो एक बार फिर एप्लीकेशन मूव करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि सोमवार को क्या फिर हाई कोर्ट इस पर जमानत दे देगा संचिता जी? मेरे हिसाब से अगर उससे पहले प्रोसिक्यूशन भी मॉडिफिकेशन के लिए मूव करे और कहे कि हमने ये दलीलें हमारी सुनी जाए फिर से और फिर इस ऑडियो को मॉडिफाई किया जाए उसके मद्देनजर, तो मुझे लगता है कुछ होना पॉसिबल है। अगर सिर्फ जो अक्यूज्ड है उनकी तरफ से एप्लीकेशन आता है मॉडिफिकेशन का, तब तो ये बस वो सेक्शंस ऐड हो जाएंगे और जैसा है वैसा ही रह जाएगा, मतलब बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगा वो। हाँ, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन भी इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करे इस वक्त तो कुछ होना मुमकिन है, फिर से बहस होनी मुमकिन है 120B के ग्राउंड। बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी संचिता जी आपने दी कि वास्तव में जो मसला है, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि जो अभियोजन पक्ष ही हॉस्टाइल हो गया है, आरोपी पक्ष के पक्ष में खड़ा हो गया है, वो अभियोजन पक्ष ही हॉस्टाइल हो, जैसे गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, ये पूरा अभियोजन पक्ष ही हॉस्टाइल हो गया इस मामले में। मंत्री का रसूख, उनका जो हिसाब किताब जिसको कहते हैं, वोट की मजबूरी, तमाम चीजें लोग इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक आपने बिल्कुल नई दिशा दी कि अभियोजन पक्ष अगर सोमवार को खड़ा हो और वो कहे कि भाई जमानत गलत हो गई है, गलत धाराओं में हो गई है, SIT ये धाराएं बदल चुकी है, तो फिर माननीय हाई कोर्ट इस बात को निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और मुझे लगता है कि वो जो आरोपी है उसको अंदर रखने में अभियोजन पक्ष कामयाब हो जाए। आपकी आखिरी टिप्पणी संचिता जी, मैं आपकी आखिरी टिप्पणी लेना चाहता हूं, आखिरी टिप्पणी। अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि ये आसान हो जाएगा, मगर फिर भी 120B के बेसिस पे आर्गुमेंट होना होगा। तो जो विटनेस स्टेटमेंट्स हैं 161 के, उसमें क्या निकल के आया है, उसमें क्या कहीं पर भी इस तरह का एविडेंस है कि 120B कैसे बनता है, कैसे कॉन्स्पिरेसी बनती है, उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होने होंगे तब जाकर हो पाएगा। अगर अभी जिस तरह का हुआ है वैसा कुछ हो जाए तो फिर वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसा आप देखेंगे कि चतुर्वेदी साहब खड़े हैं वहां पर, तो अगर उनके पक्ष को, अगर अक्यूज्ड के लिए वो खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि उनके सामने जो दलीलें पेश करनी चाहिए वो भी उसी तरह से ठोस तरीके से करनी चाहिए, तभी कुछ हो पाना। मतलब कुल मिला के सरकार ने जो पीड़ितों को न्याय दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करती है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसने एक ढंग का वकील भी नहीं खड़ा किया कि कम से कम उन किसानों को मतलब न्याय मिल जाए। आपने चूंकि कितना गलत होगा, क्योंकि जब एजी ये लोग खड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ढंग के वकील नहीं है। हाँ। मगर हाँ, उनको वो दलीलें अभी ही पेश करनी होंगी जो वो शायद बाद के लिए सोचकर रखे होंगे कि अच्छा बाद में, जब जनरली ऐसा होता है कि आप पूरी तैयारी के साथ जो है जब अंतिम बहस होती है तब आप वो सारी दलीलें रखते हैं। संचिता जी, पुराने तरीके हैं संचिता जी। आजकल जो मॉडर्न वकालत है ना, उसमें T20 की तरह मारते हैं और निकल जाते हैं। T20 मैच क्रिकेट वाला होता है, मारे निकल गए, वो अच्छा वकील कहलाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी वकालत। आपने कहा कि चतुर्वेदी साहब सामने हैं, तो भाई एजी साहब को मैं कमजोर वकील नहीं मानना हूं, लेकिन पैरवी अभी तक कमजोर हुई है। और मैं एक बार अनुरोध करूंगा एजी साहब से भी, उत्तर प्रदेश की सरकार से, के न्यूज इस बात का अनुरोध करेगा कि भाई कम से कम उन पीड़ित किसानों को न्याय दिलवाओ, कम से कम पैरवी तो ढंग से कर दो। संचिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, आपने मुझे समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से मामले में लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं और क्या हो सकता है। आपने जो सोमवार को होने वाला है या क्या होने जा रहा है, उस बारे में बहुत सारी बातें आपने आज बता